Hello students, so we are starting today with the next chapter of history, that is chapter number 2, the age of revolutions. Okay, in this year's history we are going to witness about the modern history. Okay, and in the last chapter we had a glimpse of that. In the last chapter we studied about different movements, different events in the past that has brought us into the modern history, like Reformation movement, Renaissance movement, voyages of discovery, how new sailors try to find out the new routes getting into the Asia and American continents. Okay, then we see the new inventions that led us to the industrial revolution, and how European countries emerged as the new superpowers into the world, and they started establishing colonies over the Asian and African continents. Okay, so these were all the events that we studied in the last chapter. Now we are going to witness other events. ओके ऐसे कुछ ऐसे नए इवेंट्स, नए चीज़ों के बारे में बात करने वाले, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं. ओके, सो 18th सेंचुरी इज टर्म्ड एज द न्यू एरा ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज 18th सेंचुरी में कुछ ऐसी इवेंट हुए थे, कुछ ऐसे यूनिटी आई थी, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं. तो कुछ ऐसी दो चीज़ें थे जिसकी वजह से हम कहते हैं कि या इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, तो वो दो चीज़ें थी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म. डेमोक्रेसी मीन्स सभी लोगों के पास उनका बेसिक राइट्स था, ठीक है ना. उन लोग अपना लीडर्स खुद चुन सकते थे, दे कैन चूज द लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम, ऐसा कुछ उनके बेसिक राइट्स दिए गए थे. एंड नेशनलिज्म, अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्राइड है अपने देश के ऊपर, तो ये था नेशनलिज्म. ये ज़्यादा इमर्ज हो चुके थे, ये ज़्यादा इमोशंस उस टाइम पे इमर्ज हुए थे. एंड दिस टू थिंग्स ब्रॉट द रेवोल्यूशंस इन अमेरिका एंड फ्रांस. ये इनके बारे में हम लोग, अमेरिका में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, किसकी वजह से ये मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, किसकी वजह से इनको इतना रिच और ग्लोरियस हिस्ट्री कहा जाता है, ये हम लोग अभी डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Okay, now starting with the next topic, the American War of Independence. Okay, in the last chapter we we saw that the American continents, the route of American continents was found out by the Christopher Columbus. ओके, और उसके बाद अमेरिको वेस्पूची भी वहाँ पे गए थे, उनका रूट फाइंड किया था, अमेरिका का लैंड फाइंड किया था. ओके, सो डिस्कवरी जब अमेरिका का हुआ, व्हेन द न्यू लैंड ऑफ अमेरिका वाज ब्रॉट इनटू द लाइट ऑफ द होल वर्ल्ड, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के सामने जब अमेरिका का नया लैंड आया, तो उन लोग को लगा एक अपॉर्चुनिटी उन लोग के सामने डेवलप हो रही है. ओके, एक अपॉर्चुनिटी सामने से खुद चल के आ रही है, जिसके ऊपर उन लोग कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं. अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के ऊपर तो उन लोग बना ही चुके थे. सो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका लेड इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड, दैट इज नेदरलैंड. उन लोग एस्टेब्लिश कर रहे थे अपने कॉलोनीज देयर. ओके, थस फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू सेटल इन अमेरिका. तो उन लोग यूरोपियन कंट्रीज छोड़ के, यूरोपियन पीपल स्टार्टेड लिविंग यूरोपियन कंट्रीज एंड ट्राई टू सेटल इन अमेरिकन कंट्री, बिकॉज दे वांटेड टू लिव इन अ न्यू प्लेस, दे वांटेड टू बी गेट अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है ना. उस वक्त यूरोपियन में लेना मतलब बहुत ही कंपटीशन था, जॉब्स ज़्यादा नहीं थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू था, और भी कई ज़्यादा मूवमेंट्स चालू थे. ओके, तो इतना इजी नहीं था यूरोपियन कंट्री में सेटल होना. बिकॉज ऑफ दिस दे वांटेड टू सेटल इन अ न्यू रीजन, इन अ न्यू कंट्री वेयर दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑफ ऑल दिस इमोशन, और उन लोग अपनी नई लाइफ आसानी से शुरू कर सकते. इसके लिए यूरोपियन पीपल अमेरिका में जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहे थे. द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन द हिस्ट्री इन विच पीपल असर्टेड द राइट टू रूल देमसेल्फ. तो एक पहला मूवमेंट जो साथ में, जहाँ पे लोग आके बोले कि नहीं, हमें हमारी देश खुद रूल करने, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो वो था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उनके इसके बारे में हम लोग आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड इट लेड टू सम मेजर चेंजेस, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एंड व्हेन द अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट बिटवीन द पीपल ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज यूरोपियन कंट्रीज, एंड द इंडिजिनस पीपल ऑफ अमेरिका, व्हेन दिस वॉर वाज फॉट, it led to a number of changes in the way how the country will rule themselves. और उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड, इसका बॉर्न हुआ था. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलोनीज. कैसे कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए इंग्लैंड ने अमेरिका के ऊपर, कैसे धीरे धीरे कब्जा जमाना चालू कर दिया. ओके, सो बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अभी ये पिक्चर में देखो तो ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, ईस्ट साइड पे ये 13 कॉलोनीज है हमारे सामने, जो ब्रिटिशर्स लोगों का, ब्रिटिशर्स लोग जाके वहाँ पे सेटल हो गए थे. ठीक है ना, उन लोग वहाँ पे रूल करते थे. ओके, एंड पीपल हु हैड सेटल इन दिस कॉलोनीज आर ओरिजिनली फ्रॉम इंग्लैंड. तो इंग्लैंड से लोग आके यहाँ पे रहना चालू किए, यहाँ पे सेटल होना चालू. अभी मेन रीजन्स क्या है, मेन फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से लोग इतना ड्राइव हो रहे थे, वाई पीपल वर सो ड्रिवन टू गेट आउट ऑफ इंग्लैंड एंड ट्राई टू सेटल देमसेल्फ इनटू द न्यू रीजन ऑफ
America. What was the main reason? The main reason was, first of all, to seek money. Of course, there was a lot of competition in England, just because of a industrial revolution. Many artisans couldn't find their jobs in the industries, and they wanted to have money. And because there was no competition at that time in America, they wanted to find a home in the new place so that they could earn money, little bit more money. ओके तो उन लोग को अमेरिका में सेटल होना था, ये था एक रीज़न पैसे के लिए. दूसरा था फ्रीडम. द लाइफ इन इंग्लैंड वॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वॉज सो हेक्टिक, वॉज सो कंजस्टेड दैट दे वांटेड फ्रीडम ऑफ देयर लाइफ. उनको नेचर में जीना पसंद आने लगा. उनको ऐसे इंडस्ट्री जगह पे, उनको ऐसे भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहना था, काफ़ी सारे इंग्लैंड के लोगों को. तो उन लोग आके अमेरिका में सेटल होने चालू हुए. ये था सेकंड रीजन. और थर्ड रीज़न है, दे वांटेड टू लीड अ बेटर लाइफ. उन लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे, फ्रीडम नहीं मिल रहा था, तो उन लोग अपने लाइफ भी इतने तरह से अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे थे. तो सो दे वांटेड अ बेटर लाइफ, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जो उनके बच्चे, उनके लिए भी उनको बेटर लाइफ चाहिए था. देयरफॉर दे स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ इंग्लैंड एंड वांटेड टू सेटल इन अमेरिका. सो द कॉलोनीज, ये 13 कॉलोनीज जो है विच वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके अंडर जो ब्रिटिशर्स रहते थे उनको काफ़ी सारे फ्रीडम देने लगे. बाकी जो भी एरियाज पे ब्रिटिशर्स लोग अमेरिकन लोगों पे रूल कर रहे थे उनको इतने फ्रीडम्स नहीं देते थे, बट जो ब्रिटिशर्स लोग ब्रिटिशर्स पे रूल कर रहे थे, दे वे गिवन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम इन द वे दे वे लीडिंग देयर लाइफ इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. कैसे उन लोग रूल करेंगे इस जगह को, उन लोग को थोड़ा फ्रीडम दिए जाने लगे. ओके, हर कॉलोनी हैड अ गवर्नर एंड अ लोकल काउंसिल. एक गवर्नर होता था, एक मेन आदमी रहता था जो रूल करेगा, और लोकल काउंसिल छोटा सा कमिटी होता था उनका खुद का. एंड द लोकल काउंसिल वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल रिसाइडिंग इन दैट कॉलोनी. जो भी लोग उस कॉलोनी में रह रहे उन लोग ही सिलेक्ट करेंगे कि कौन उनके लोकल काउंसिल में होंगे. एंड द लोकल काउंसिल पास्ड लॉज एंड लिवाइड टैक्सेस. अब ये लोकल काउंसिल जो छोटी सी कमिटी है उन लोग ही डिसाइड करेंगे कि ये लॉ कानून क्या होगा इस कॉलोनी के, हमारे कॉलोनी के, और कितने टैक्सेस. ऑफकोर्स इफ यू आर लिविंग इन अ कॉलोनी यू हैव टू पे टैक्सेस टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. अभी वो कितना टैक्सेस पे करना है, क्या रेट्स होंगे उस टैक्सेस के, ये डिसाइड करते थे हमारे काउंसिल, लोकल काउंसिल मेंबर्स. ओके, तो ये था टॉपिक ऑफ काउंसिल. So the next topic is causes. So in this causes we are going to learn about what led to the establishment of colonies of Britishers into the continent of America, into the country of United States of America. So the first cause is डिस्पाइट एंजॉइंग इंडिपेंडेंस. उनको हम लोग ने देखा कि लास्ट पॉइंट में कि कुछ फ्रीडम दिए जाते थे द मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज. डिस्पाइट एंजॉइंग फ्रीडम, डिस्पाइट गिविंग इंडिपेंडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब तुम लोग खुद से थोड़ा रूल कर सकते हो. इकोनॉमिक मैटर में इट वॉज स्टिल कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, मतलब पैसों के मामले. इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी. तो पैसों के मामले में अभी भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था. कितना पैसा यूज़ करना है, कैसे लोगों का वेलफेयर करना है, कितना पैसा टैक्स कलेक्ट करने का है, कितना ब्रिटिशर्स वापस लेके जाएंगे अपने देश में. सो इन इकोनॉमिक मैटर्स द कंट्रोल वॉज still in the hands of Britishers and not into the indigenous people of America. ओके, और कुछ उनके रूल रेगुलेशन भी थे इकोनॉमिक मैटर से, कैसे उन लोग ट्रेड करेंगे उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कॉलोनीज वर फोरबिडन टू यूज नॉन ब्रिटिश शिप्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस. मीन्स इफ यू वांट टू शिप गुड्स फ्रॉम अमेरिका और इनटू द अमेरिका यू हैव टू यूज शिप दैट इज मेड और दैट इज ऑफ द कंपनी ऑफ इंग्लैंड. ओके, बिकॉज ऑफ दैट इंग्लैंड विल अर्न मोर मनी. तो ये पैसों के मामले में भी उन लोग कुछ ज़बरदस्ती करने लगे अमेरिकन पीपल के ऊपर, जैसे कि उनकी ही शिप्स यूज़ करोगे ट्रेड पर्पस के लिए. प्रोडक्ट्स सच एज टोबैको, sugar and cotton could be exported only to England. Means those product which was already manufacturing in America could be exported. मतलब अमेरिका से बन के वो goods you can sell it only in England and not to any other country of the world, and that too the price which was fixed by British government. मतलब जो भी तुम goods बना रहे हो वो इंग्लैंड को ही तुम बेचोगे और उसी प्राइस पे बेचोगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. इट डजंट मैटर कि whether you are earning more profit, less profit or you are going into the losses. The price which is fixed by British government will be final offer. Okay, you can't argue with that. Okay, and similarly the colonies could import goods only from England. If colonies want to purchase any goods, wants to purchase any other material, so the country from which they could purchase that material should be England and England only. They could not decide any other country other than England. Okay, it means they can purchase goods only from England only, and the goods imported from other country, if they had already decided that they want to purchase goods from other country, it will be heavily taxed. मतलब टैक्स ही दूसरे कंट्री से इतना ज़्यादा उन लोग लगा देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट कि दूसरे कंट्री खुद ही बेचना नहीं चाहेगा गुड्स, क्योंकि उस पर टैक्स ही इतना ज़्यादा लगेगा. और इनडायरेक्टली लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि इंग्लैंड के पास से ही वो गुड्स हम लोग को मिलेगा. ओके, moreover it was illegal for the colonies to set up industry. Means colonies cannot set up their own industry into the
British colonies in America, because if colonies started establishing their own industry, they could compete with British ones. Okay, they could compete with British industry, and British did not wanted to face any competition into the trade business. Okay, the colonies resented to such colonial trade. Resented means they were not happy with the policies that were given by the Britishers. They were having a sort of angerness or bitterness into their mind, बट उन लोग कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे. दे कुडंट आर्ग्यू बिकॉज ब्रिटिशर्स वे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वे मोर स्ट्रॉन्गर टू देन कंपेयर टू अमेरिकन्स. ओके, तो इसके लिए उन लोग सिर्फ रिसेंट कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकते थे, कुछ फाइट नहीं कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉलोनी हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो कॉलोनीज के मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते थे. ओके, कॉलोनी कोई भी काउंसिल मेंबर, काउंसिल जो भी होता था, ब्रिटिशर्स लोग जो कॉलोनीज में रहते उन लोग को भी अलाउ नहीं किया जाता था. ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम थे. So next point is, whenever the British government needed money, whenever there was a need to raise the funds, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलवेज लुक अराउंड कॉलोनीज. ठीक है ना, जब भी उनको पैसे की ज़रूरत है तो कॉलोनीज की तरफ देखते थे पैसे की डिमांड करने के लिए. एंड एवरी टाइम दे वांटेड फंड फॉर एग्जांपल टू फाइट वॉर्स, और दे वांटेड समथिंग सम मनी फॉर समथिंग एल्स. उनको बजट बढ़ाने का, इंग्लैंड में कुछ लोगों के लिए अच्छा करने का है, तो जब भी उन लोग कॉलोनीज की तरफ देखते थे उन लोग नए टैक्सेस इम्पोज कर देते थे, नए टैक्सेस लोगों के ऊपर लगा देते थे. तो सिमिलरली इन द ईयर 1765 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट. एक नया कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया जिसका नाम रखा स्टैम्प एक्ट, विच मेड फिक्सेशन ऑफ स्टैम्प ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी. इसका मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम इधर से उधर भेज रहे हो, लेटर हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए या एक्सेट्रा, कुछ भी तुम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो उसके ऊपर स्टैम्प अफिक्स करना ज़रूरी है. अभी स्टैम्प तो फ्री में आएगा नहीं, स्टैम्प लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है, जिसका जो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फंड्स बढ़ रहा था, गवर्नमेंट को पैसा मिलते जा रहा था. तो इसके लिए ये एक्ट लाया था ताकि लोग हर पेपर पे स्टैंप लगाए और गवर्नमेंट को पैसा मिलते जाए. ओके, बट the people living in the colonies were not happy with this kind of a act. Q. The colonies refused to pay tax on the ground that there were no members of the colonies representing them in the British Parliament. जब उनका कोई मेंबर उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो उन लोग टैक्स क्यों भरे? उनको मालूम ही नहीं नया कानून कैसा है, कब आया, इसका फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है. जब हमारा मेंबर हमको कुछ बताएगा ही नहीं, हमारा मेंबर हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो हम टैक्स क्यों भरे? और ये आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ राइट थिंग कि हम लोग अपोज कर रहे थे कि हम टैक्स क्यों भरे जब हमको रिप्रेजेंट ही कोई नहीं मिल रहा है. ओके, एंड दे सेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट दे डू नॉट हैव एनी राइट टू लिवाई एनी टैक्सेस ऑन द पीपल लिविंग इन द कॉलोनीज बिकॉज नो रिप्रेजेंटेशंस वर मेड बाय द पीपल ऑफ द कॉलोनीज इन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, और उन्होंने एक स्लोगन बनाया था, no taxation without representation, means they will not pay any tax if they were not given any right to represent themselves into the British Parliament. Okay, and under this protest, जब ये protest बहुत ज़्यादा पड़ गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को, विच इज़ अ स्टैम्प एक्ट, इसको रिपील कर दिया. रिपील मतलब इसको कैंसिल कर दिया. ओके, तो ये था एक पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव दैट सिंस द कॉलोनीज एग्जिस्टेड फॉर द गुड ऑफ मदर कंट्री. मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी कि जो भी कॉलोनीज अमेरिका में एस्टेब्लिश हुए वो इंग्लैंड के बेटरमेंट, इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं. इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा इंग्लैंड को ही होगा, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती थी. ओके, सो उन लोग को लगता था जब वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कॉलोनीज बनाई है हमने अमेरिका में, तो क्यों ना हम लोग उससे पैसा लिया जाए, क्यों ना उनको और ज़्यादा टैक्सेस लिवाई किया जाए. ओके, सो इट हैड अ राइट टू टैक्स देम, ऐसा उन लोग सोचते. थस द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन सी टू असर्ट इट राइट टू लिवाई टैक्सेस. तो उन लोग ने क्या किया, चाय पत्ती, टी लीव्स जो आती टी, उस पर उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए. और उनको लगा कि क्यों ये हमारे बेनिफिट के लिए तो कॉलोनीज हमने उधर बनाई है, तो क्यों ना उनसे टैक्स वसूला जाए और हमारे फंड्स को और इंक्रीज़ किया जाए. तो इसीलिए उन्होंने टी पे, यानी कि चाय पत्ती पे टैक्सेस इंक्रीज कर दिया, टैक्सेस लगा दिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू टैक्स टी वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज बाय द कॉलोनीज. तो कॉलोनीज इससे ज़्यादा खुश नहीं थे. दे वे नॉट हैप्पी विद द न्यू टैक्स दैट वॉज इम्पोज्ड ऑन टू द टी. Okay, they were criticizing the new policy accepted by the government. Okay, and in the year 1773 several colonies refused to unload the tea that came from England. और जब 1773 में जब भी टी इम्पोर्ट हो रहा था इंग्लैंड से अमेरिका में, तो बहुत सारे लोग सी पोर्ट पे गैदर हो गए और उन लोग ने चाय पत्ती उतारने से, टी लीव्स उतारने से ही मना कर दिया कि नहीं, हमको चाहिए ही नहीं. जब तुम लोग हमसे ज़बरदस्ती खरीदवा के टैक्स लोगे तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए नहीं, लेके जाओ वापस इंग्लैंड. तो ये था कुछ कॉजेस. ओके, सो व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन टी,
काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स जो अमेरिकन कंट्री में ब्रिटिशर्स कॉलोनीज़ में रहते थे, उनको भी काफ़ी इस चीज़ से बुरा लगा, काफ़ी इस चीज़ से दुखी हुए उन लोग। सो उन्होंने एक दिन क्या किया, इन द ईयर 1773 अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, उन लोग ब्रिटिशर्स थे, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्गाइज्ड एज नेटिव इंडियंस। नेटिव इंडियंस मीन्स जो लोग अमेरिका में पहले से ही रहते, मतलब अमेरिकन पीपल ही, सब ब्रिटिशर्स नहीं, जो ब्रिटिशर्स जाके उधर सेटल हुए थे वो नहीं। नेटिव अमेरिकन मीन्स जो अमेरिका में पहले से ही लोग रहते थे। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हु वर ब्रिटिशर्स डिस्गाइज देमसेल्फ, मतलब अमेरिका का बहरूप लेके दे रेडेड ब्रिटिश शिप्स एंड डम्प द क्रेट्स ऑफ टी इनटू द सी। इसका मतलब जो भी ब्रिटिश शिप्स टी लेकर आई थी बॉस्टन में, ठीक है ना, बॉस्टन पोर्ट पे जो भी शिप टी लेकर आई थी, उसके बड़े बड़े क्रेट्स, जो बड़े बड़े डब्बे आते, उन्होंने क्या किया, उसको समुंदर में फेंक दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उन लोग इस चीज़ से गुस्सा थे कि अभी टी पे भी तुम लोग टैक्सेस लगा रहे हो। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज बॉस्टन टी पार्टी। और इसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस काफ़ी और फास्ट हो गया, इसका और इन्फ्लुएंस पड़ गया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज the colonists were inspired by the writing of philosophers like John Locke, John Harrington, John Milton and Thomas Paine. Okay, so ये जो writers थे, जो philosophers थे, they all used to write about that all men are equal in एंड ऑल मैन शुड गेट सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, हर इंसान को कुछ राइट्स मिलना चाहिए। एंड एवरी ह्यूमन शुड हैव अ राइट टू अर्न अ लिविंग इन वॉट एवर वे दे लाइक। किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते तो इट शुड बी लीगल। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी तरीका। एंड एनी ह्यूमन कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। ओके, सच व्यूज गेव इमेंस स्ट्रेंथ टू द कॉलोनिस्ट। तो कॉलोनिस्ट इससे इंस्पायर होकर अपना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, so next topic is the beginning, how the American War of Independence began. So in the year 1774 representatives of 13 colonies, हर 13 colonies ने कुछ लोगों को अपने भेजा था to assemble in Philadelphia, ठीक है ना, एक सिटी का नाम है फिलाडेल्फिया which is situated in the colonies of Pennsylvania. Okay, they appealed to the King George III. तो जो उस वक्त का ब्रिटिश रूलर था, उन लोगों को उसने अपील किया कि टू एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अमेरिका वाले इंग्लैंड को ही गुड्स बेचेंगे, इंग्लैंड से ही गुड्स खरीदेंगे, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन के ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शन है ट्रेड के ऊपर, इसको ख़त्म किया जाए। एंड इफ़ यू वांट टू इम्पोज एनी फर्दर टैक्सेस तो वो कंसेंट, कॉलोनीज के कंसेंट से ही लिया जाए। ओके, ना कि बिना पूछे नए टैक्सेस लगा दिया जाए। बट द किंग रिगार्डेड दिस एज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब उसको लगा अरे लोग तो मुझे अपोज कर रहे हैं, ये तो विद्रोह कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो इनको लगा कि दिस वाज अ म्यूटिनी एंड ही सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस इट। मतलब उसने अपने सोल्जर्स लोग को भेज दिया कि जाओ, जो भी लोग आवाज़ उठा रहे उसको अरेस्ट करो, जेल में डाल दो या ख़त्म कर दो। द कॉलोनीज नाउ प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर अ फाइट। तो अब कॉलोनीज भी रेडी, अगर ऐसा ही करने का, हम तो तुमसे सिर्फ अपील कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट इफ़ यू वांट टू फाइट, हम भी रेडी है फाइट करने को। ओके, so on 4th July 1776 the representative of the colonies once again met in Philadelphia and adopted the Declaration of Independence, a document drafted by Thomas Jefferson. तो 4th July 1776 को सभी कॉलोनीज के रिप्रेजेंटेटिव फिर से मिले फिलाडेल्फिया में और उन्होंने इस वक्त डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया। मतलब उन्होंने मान ही लिया कि आज से वो इंडिपेंडेंस है। देयरफॉर अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है 4th जुलाई 1776 को। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, इट वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड बाय थॉमस जेफरसन। ओके, थॉमस जेफरसन ऑल्सो वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, और वो उसमें क्या लिखे थे, क्या स्टेट किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, वो पढ़ते, इट स्टेटेड दैट वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो उसमें लिखा था डिक्लेरेशन में कि हर इंसान को इक्वली क्रिएट किया बाय द क्रिएटर, दैट इज गॉड, और हर इंसान को कुछ राइट्स दिए गए विच इज़ अनएलियनेबल, मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता इंसान का साथ। अगर इंसान के रूप में हम लोग ने जन्म लिया है तो कुछ बेसिक राइट्स उसके साथ हमारे पास आती है जिसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, और उसी के साथ साथ वो बेसिक राइट्स क्या था, फर्स्ट है कि लाइफ, हर इंसान को इक्वली जीने का अधिकार है, लिबर्टी, तो फ्रीडम सबको, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हर इंसान अपनी तरीके से हैप्पीनेस को ढूंढ सकता है, लीड कर सकता है। ओके, सो विद दिस डिक्लेरेशन समथिंग अदर थिंग ऑल्सो मतलब सीमेंट हो चुकी थी, फिक्स हो चुकी थी, दैट कॉलोनीज इन अमेरिका वे सफर्ड अ लॉट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे राइट नाउ वांटेड टू एंड इट। ठीक है ना, उनको ब्रिटिश रूल जो अमेरिकन कॉलोनीज पे चल रहा था उनको अब वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। नाउ दे वांटेड टू एंड इट, दे वांट टू लीड देयर लाइफ हैप्पीली एंड लिबर्टी के साथ। ओके,
सो दे हैड एवरी राइट टू एंड इट, ठीक है ना, उनके पास हर फॉर्म है, राइट है, एंड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। उनको ये एंड करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इज स्टार्टेड इन अमेरिका, उसको खत्म करके उनको खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करके इजीली फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंटली उनको अपना लाइफ जीना था। एंड दिस असर्शन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के साथ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स लिविंग इन अमेरिका के बीच में। द कॉलोनीज वे लेड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन सभी कॉलोनीज को एक साथ करके यूनाइट करके लीड कर रहे थे कि अब हमको अपने फ्रीडम के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना ज़रूरी है। ओके, जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैनी battles were fought during the course of independence of America. The war ended in the year 1781 with the colonies emerging victorious against the British government. Okay, तो उसी के साथ 1781 में ख़त्म हुआ था वॉर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे बर्थ हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? इन द ईयर 1783 ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनीज ने एक नया ट्रीटी साइन किया, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन किया, विच वॉज नोन बाय द नेम एज द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, इसमें क्या साइन किया था? द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 13 कॉलोनीज जो भी एस्टेब्लिश की थी उसको इंडिपेंडेंस दे दिया। द कॉलोनीज देन कम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब उन लोगों ने नए कंट्री फॉर्म किया, ना कि दे वर नोन बाय द नेम एज कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन अमेरिका, बट दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी वो पूरा कॉलोनीज यूनाइट हो चुका है अमेरिका से। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड विच डिक्लेयर एज यूएसए अ रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक का मीनिंग होता है ना कि कोई किंग और क्वीन उन पे रूल करेगा, बल्कि पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, उन लोग रूल करेंगे पूरे देश के ऊपर। देयरफॉर इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री, ठीक है ना। और उसी के साथ अमेरिका भी रिपब्लिक, लोग वोट देते और चुनते हैं, ना कि ब्रिटिश जैसा अभी भी वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड रूल करती है। ओके, उनकी तरह नहीं। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिल ऑफ राइट्स। हर इंसान को कुछ बेसिक राइट्स दिया गया। क्या है बिल ऑफ राइट? इट गारंटीज अमेरिकन सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ जस्टिस। कुछ बेसिक राइट्स इंसान को दिए गए ताकि वो अपनी लाइफ इजीली हैप्पीली जी सके। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग इसी के साथ इधर खत्म करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, जब जो भी आज तक अभी तक हम लोग ने पढ़ा है। ओके, एनी डाउट रहेगा हम लोग मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू वेरी मच।